नमस्ते। आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन। आज ही हम जानेंगे कि एक्चुअली में रेस्पिरेशन होता कैसे है, ओवरऑल रेस्पिरेशन के आउटपुट क्या है, इनपुट क्या रहता है, ओवरऑल उसमें रेस्पिरेशन में कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। एक ओवरव्यू देखेंगे कि कैसे सीक्वेंशियल मैनर के अंदर बाहर से आपका ऑक्सीजन किसी भी आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल को या फिर आपके प्रोटीन फैट मॉलिक्यूल को क्या करता है, आपके इनिशियली ग्लाइकोलाइसिस से के कन्वर्ट करके पायरुवेट में कन्वर्ट करता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है, पायरुविक एसिड फिर फर्दर कैसे यूटिलाइज होता है और अल्टीमेटली प्रोडक्शन क्या मिलता है, कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो आज का टॉपिक में सब कुछ यही देखेंगे अपन। इनिशियली स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ओवरव्यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जनरली अगर अपन रेस्पिरेशन को बांटें तो दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और आपका प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में क्या रहता है, आपके कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आपका इनिशियली सबस्ट्रेट रहते हैं, जबकि प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन में क्या रहता है, आपका प्रोटीन क्या रहता है, आपका इनिशियल सबस्ट्रेट रहता है। अब जरूरी नहीं कि हर बार, जैसे आपके फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में एक एक्सेप्शन है, जैसे जो आपके लेग्यूम्स के अंदर प्रोटीन का जो रेस्पिरेशन होता है, ये ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन इन लेग्यूम्स, ये किस में आएगा, आपका फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में आएगा। तो ये रेस्पिरेशन को अपन दो तरीके से बांट सकते हैं। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन अगर आपके इनिशियली सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट या फैट है, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन आपका इनिशियली सबस्ट्रेट क्या है, आपका प्रोटीन है। और फाइनली ये चीज़ चाहे आपका ये यूटिलाइज हो चाहे आपका ये यूटिलाइज हो, और फाइनली आपको क्या मिलेगा, वाटर प्लस CO2 प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब डिपेंड करेगा कि आपका ये एनर्जी कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कि आपने उसमें पर्टिकुलर पूरी रिएक्शन में ऑक्सीजन काम में लिया है या नहीं लिया है। मीन्स कि आपका जो आपका रेस्पिरेशन है एरोबिक है या एनएरोबिक है, एरोबिक है या एनएरोबिक है। एरोबिक में तो क्या होगा, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा ये का ये रहेगा, और अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी ऑन हायर साइड। जबकि एनारोबिक में क्या रहेगा, आपका एनारोबिक में डिपेंड करेगा कि आपका फर्मेंटेशन हो रहा है या फिर टोटली एनारोबिक हो रहा है। इसके अंदर क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी कम रहेगा एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन, बहुत कम रहेगा बेसिकली अपन ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसमें क्या होगा, आपका सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में, और एरोबिक रेस्पिरेशन में कम सबस्ट्रेट यूटिलाइज होकर भी क्या होगा, आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। अब ये बात की बात है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन भी दो तरह का होता है, आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन या कहेंगे या नॉर्मल फर्मेंटेशन कहेगा, डिपेंड अपॉन योर सिचुएशंस डिपेंड करेगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेस्पिरेशन का नेचर कैसा होता है, कैटाबोलिक होता है या एनाबोलिक होता है। जनरल रिप्रेजेंटेशन में अपन ये कहेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है, अगर अपन सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट बात कर रहे हैं और सीक्वेंशियल मैनर में सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, अगर एनर्जी प्रोडक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, रेस्पिरेशन का नेचर कैसा है, कैटाबोलिक है, कैटाबोलिक है। बट अगर ओवरऑल अगर रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो रेस्पिरेशन, ध्यान रखना, कभी भी रेस्पिरेशन कैटाबोलिक नहीं होता, क्योंकि ये एम्फीबोलिक है। कैटाबोलिक होने के साथ साथ में क्या रहेगा, अपन देखेंगे क्रेब्स साइकिल के कुछ इंटरमीडिएट्स या आपके ग्लाइकोलाइसिस के कुछ इंटरमीडिएट जैसे PGA है, PGAL, ये क्या होते हैं, आपके अलग अलग सबस्ट्रेट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में काम, अलग अलग आपके प्रोडक्ट बनाने में, आपके चाहे आपके कैरोटिनॉइड्स हो, आपके जैसे सक्सिनिल को एंजाइम में आपके कैरोटिनॉइड्स बनाने में काम में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका ऑक्सोलोएसिटिक एसिड बहुत सारे अमीनो एसिड्स बनाने में काम में आता है। तो आपके बहुत सारे इंटरमीडिएट्स है, आपके अल्फा कीटोग्लूटारेट एसिड है, ये भी बहुत सारे अमीनो एसिड्स बनाने में काम में आएंगे। आपका ऑक्सोलोएसिटिक एसिड से आपका फैट भी बनेगा।
तो बहुत सारे इंटरमीडिएट्स आपके इसके रेस्पिरेशन के चेन रिएक्शन के दरमियान बहुत सारे इंटरमीडिएट्स आप देखोगे कि अलग अलग जगह कुछ ना कुछ एनाबोलिज्म भी कर रहे हैं। तो आप अगर एनर्जी की टर्म में कहोगे, इन टर्म ऑफ एनर्जी, देन रेस्पिरेशन इज कैटाबोलिक। अदरवाइज अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करोगे तो रेस्पिरेशन विल ऑलवेज बी एम्फीबोलिक। एम्फीबोलिक एंड एक्सर्गोनिक। एम्फीबोलिक मीन्स कि आपका दोनों कैटाबोलिज्म एज वेल एज एनाबोलिज्म दोनों होगा। कैटाबोलिज्म में मीन्स कि आपका कोई भी सबस्ट्रेट किस में हो रहा है, आपका किसी प्रोडक्ट के अंदर टूट रहा है। एनाबोलिज्म में कोई भी प्रोडक्ट आपका इनिशियली जो सबस्ट्रेट है उससे कुछ नए नए प्रोडक्ट भी बन रहे हैं। तो यहाँ ये दोनों का काम करेगा कौन, रेस्पिरेशन। प्लस एक्सर्गोनिक है, ध्यान रखना। एक्सर्गोनिक होने का मतलब क्या है, आपका जो इनिशियली सबस्ट्रेट है उनके टूटने की वजह से क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो ये क्या है, आपका एक्सर्गोनिक है। एंड थर्ड इज ऑक्सीडेटिव, मीन्स कि क्या होगा, आपका इनिशियली जो आपके सबस्ट्रेट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन होगा और आपके फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे। अब इसमें सीक्वेंशियल मैनर के अंदर क्या होता है, जो आपके स्टार्टिंग मॉलिक्यूल रहेगा, ध्यान रखना, जनरली अपन ग्लूकोज ही लेते हैं, क्योंकि ग्लूकोज में ये है कि आपके जैसे फ्रुक्टोज है या आपके फैट हैं तो क्या होंगे, ये अलग अलग स्टेज, जैसे ग्लिसरॉल है, ये अलग अलग स्टेज में कहीं ना कहीं आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो इनिशियली आपका सबस्ट्रेट होगा, चाहे आपका फैट भी हो, अपन जैसे अभी बात किया था कि फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में आपके क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आते हैं, आपके प्रोटोप्लाज्म में क्या आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं। तो ये प्रोटीन्स ये भी क्या होंगे, कहीं ना कहीं डिग्रेड होकर किसी में इनिशियल आपके इसी सीक्वेंशियल मैनर के अंदर कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाएंगे। तो आपका इनिशियल जो फर्स्ट पाथवे है जिसमें क्या होता है, आपका ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है, या जिसको अपन ये कहेंगे पाइरुविक एसिड। आपने कभी सोचा ये पाइरुवेट और पाइरुविक एसिड में क्या डिफरेंस है? ये आपका होमवर्क है, आप पाइरुवेट और पाइरुविक एसिड में डिफरेंस देके बताइएगा और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा कि इसी को अपन पाइरुवेट भी कह रहे हैं, इसी को पाइरुविक एसिड भी कह रहे हैं, ऐसा क्यों होता है। ये है पहला पाथवे जिसको अपन कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम है एम्बेडेन मेरहोफ-पारानस पाथवे। ये इसके डिस्कवरर हैं जिनके बिहार पे इसका नाम दिया गया है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर क्या होगा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा और आपके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट के कितने बनेंगे, आपके 2 पाइरुवेट बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन है और आपका पाइरुविक एसिड क्या है, आपका 3 कार्बन एटम है। तो आपके इससे टूटने के बाद क्या बनेगा, आपका पाइरुवेट या पाइरुविक। अब इसमें आपको ATP प्लस NADH2 प्रोड्यूस होगा इसके दरमियान। ATP तो डायरेक्ट एनर्जी की फॉर्म में यूटिलाइज हो जाएगा, NADH2 क्या होगा वो अपन आगे पढ़ेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है, आपका प्रोकैरियोटिक सिस्टम हो चाहे यूकैरियोटिक सिस्टम हो, दोनों के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस होगा ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। अपन जानते हैं कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता किसमें, आपके प्रोकैरियोटिक सिस्टम के अंदर, पर यहाँ पर नीड नहीं है, ध्यान रखना। जो ये ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होगा ये होगा कहाँ, टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। फॉर बोथ प्रो एज वेल एज यूकैरियोटिक सिस्टम, दोनों के अंदर कहाँ होगा ग्लाइकोलाइसिस, कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में अंदर होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब डिपेंड करेगा इसके आगे क्या होगा, इसके आगे डिपेंड करेगा कि अगर आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल है, यहाँ इसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हुआ कहीं पर भी, तो इसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं है। अब इसके आगे डिपेंड करेगा, अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो आगे क्या होगा, ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं ये मॉलिक्यूल एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएंगे। और एसिटिल कोएंजाइम क्या होगा, एक साइक्लिक पाथवे होगा, उसमें काम करेगा। और इस साइक्लिक पाथवे का नाम है क्रेब
साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, हैंस इसके डिस्कवर थे हैंस क्रेब, जिनके बिहार पे इसको कहा जाता है क्रेब साइकिल, हैंस क्रेब। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, आप यहाँ देखोगे कि एसिटिल कोएंजाइम के दो मॉलिक्यूल आपका ये पायरुवेट, इससे पहले क्या होगा, इसका डिकार्बोक्सिलेशन होगा। डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो यहाँ पर एक CO2 मॉलिक्यूल चला जाएगा, तो ये अल्टीमेटली जो आपका एसिटिल कोएंजाइम है ये टू कार्बन का ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ एसिटिल कोएंजाइम से क्या होगा, ये क्रेब साइकिल के अंदर रन करेगा, तो आपके क्रेब साइकिल के अंदर आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, जब अपन क्रेब साइकिल पढ़ेंगे तब इस बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में इसी के दो कार्बन डायरेक्ट CO2 में कन्वर्ट नहीं होते, आपका जो प्रोडक्ट यहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है उसके दो कार्बन हटके कार्बन डाइऑक्साइड में होंगे और इसके दो कार्बन उस प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे और ये साइकिल कॉन्स्टेंटली रन करता रहेगा। इसके साथ साथ में अपन को और क्या मिलेगा, ATP, GTP, NADS2, FADS2, ये आपका एनर्जी की फॉर्म में ATP, GTP डायरेक्ट एनर्जी की फॉर्म में यूटिलाइज हो जाएगा, NADS2, FADS2 आपका लेटर ऑन काम करेगा। अब ध्यान देने वाली बात है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस में अपन ने कहा कि साइटोप्लाज्म में होगा, और ये वाला जो रिएक्शन होगा, ये वाला रिएक्शन भी कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, पर जो इसके बाद वाला जो ये वाला जो पूरा रिएक्शन है ये कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो क्रेब साइकिल के जो रिएक्शंस हैं वो कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, अगर मान लो आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये तो अपन ने बता दिया कि ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तभी ये साइकिल रन करेगा। अब अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो ये क्या होगा, जो पायरुवेट है, पायरुवेट फर्दर आपका इधर किस में कन्वर्ट हो सकता है, लैक्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, एल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एनर्जी क्या होगा, अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि प्रोक्रियोटिक सिस्टम में ये पाथवे चलेगा, वहाँ एनर्जी क्या होगा, बहुत कम प्रोड्यूस होगा एनर्जी। ठीक है, और ये आपके फाइनल प्रोडक्ट, जैसा ये यहाँ पर अपन को देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, बट यहाँ पर क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट आपके क्या रहेंगे, लैक्टिक एसिड या एल्कोहल रहेंगे। इसको अपन लैक्टेट फर्मेंटेशन बोलेंगे और ये क्या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलेंगे। अब यहाँ इन दोनों में डिफरेंस, प्रोडक्ट के अलावा भी डिफरेंस है, ध्यान देने वाली बात है। एक फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, जो कि अपन इसके आगे बात करेंगे। यहाँ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो आपका लैक्टेट के अंदर अलग रहेगा और एल्कोहलिक के अंदर आपका अलग रहेगा। एल्कोहल जो वाला पाथ है उसके अंदर जो फाइनल रहेगा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रहेगा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रहेगा, जबकि लैक्टेट के अंदर क्या रहेगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहेगा। ये याद रखना, बहुत एक्सेप्टर। ठीक है, यहाँ आपके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रहेंगे, यहाँ आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ठीक है, ये वाला पाथवे हो गया कंप्लीट। अब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर अब जो आपका NADS2 या FADS2, ये इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, इनका फॉस्फोराइलेशन होगा। और फॉस्फोराइलेशन के लिए क्या होगा, ये कहाँ होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, ये कहाँ होगा, ध्यान देने वाली बात है। अगर आपका यूकैरियोटिक सिस्टम है तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल का इनर मेम्ब्रेन पे होगा, और आपका प्रोकैरियोटिक सिस्टम है तो कहाँ होगा, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनर मेम्ब्रेन रहेगा। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन।
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में क्या होगा, एक सिंपल सी रिएक्शन है कि आपके ये मेम्ब्रेन रहेगा, जैसा कि यहाँ दोनों इनर मेम्ब्रेन पे हो रहा है, तो ये क्या होगा, जो आपके NADH2 और FADH2 है, इनसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इनसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपकी इस मेम्ब्रेन से मूव करेगा और मूव करके फाइनली किसी चीज़ में एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ फाइनल जो एक्सेप्टर है वो कौन होगा, आपका ऑक्सीजन फाइनल एक्सेप्टर है। ध्यान रखना है, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पर आपके फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये थे। इसी दरमियान जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करने के साथ साथ ही क्या होगा, आपके यहाँ से क्या होगा, H आयंस क्या होंगे, H आयंस। अगर आप यूकैरियोटिक सिस्टम की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स से कहाँ चले जाएंगे, आपके इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल, जिसको पेरीमेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, यहाँ चले जाएंगे। और अगर आपके प्रोकैरियोटिक सिस्टम की बात करें तो दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच वाले स्पेस में चले जाएंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, आपका H आयन ग्रेडियंट इकट्ठा हो जाएगा। H आयन ग्रेडियंट इकट्ठा हो जाएगा। लास्ट में एक एंजाइम है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ATP सिंथेज एंजाइम बोलते हैं, ATP सिंथेज, ATP सिंथेज। ये H आयन क्या होगा, H आयन वापिस यहाँ से यहाँ मूव होगा, और इसी दरमियान क्या होगा, आपका ADP प्लस आपका फॉस्फेट, ये दोनों कंबाइंड होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, आपका NADH2 या आपका FADH2, ये टूटेगा किस में, NAD प्लस या FAD प्लस। तो इसमें दो चीज़ें, एक तो H आयन रिलीज होंगे जो कि क्या चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, प्लस इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से H आयन इधर जाएंगे, ये H आयन तो डायरेक्ट चला ही जाएगा, और इन दोनों से रिलीज इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन की वजह से H आयन मूव करेंगे इधर, और हाइड्रोजन अपने आप मूव करेंगे। तो ये जो बीच में जो आपका इलेक्ट्रो पोटेंशियल ग्रेडियंट इकट्ठा हुआ है, इस ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा, जब ये ग्रेडियंट वापस पुल आउट होगा कहाँ पर, आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में या आपके प्रोकैरियोटिक सिस्टम के साइटोप्लाज्म में, तो क्या होगा, ADP फॉस्फेट के साथ मिलकर क्या बना लेंगे, ATP बना लेंगे। मतलब कहने वाली बात ये हुई कि जो आपका ग्लाइकोलाइसिस के दरमियान बना हुआ NADH2, चाहे आपका क्रेब्स साइकिल के दरमियान बना हुआ NADH2 FADH2, अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, ATP में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये जो एक्सप्लेनेशन है, एक कीमी ऑस्मोटिक थ्योरी है, पीटर मिस्चेलिन ने दी थी, उन्होंने बताया था कि एक्चुअली में माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में जस्ट लाइक ये कैसा, जैसे आपने गुब्बारे के अंदर पानी भर दिया, अब उसके अंदर छोटा सा आपने ना कुछ ऐसा लगा दिया जिसकी वजह से पानी बाहर मूव कर सकता है, तो पानी बहुत फास्ट मूव करेगा। उस फास्ट मूव करते हुए पानी को आप एनर्जी, उस एनर्जी को आप किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर ATP में कन्वर्ट हो रहा है। तो अल्टीमेटली आपने देखा कि कैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, पूरा कन्वर्ट होकर अल्टीमेटली क्या बना रहा है, आपका ATP बना रहा है। और यही ATP क्या है, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग जगह पर क्या काम में आती है, आपकी एनर्जी की फॉर्म में। बहुत सारी जगह जहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाती, या जहाँ पर किन्हीं दो मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम कौन करता है, ये आपका ATP उसको एनर्जी को फुलफिल करने का काम करेगा। ये तो रेस्पिरेशन का ओवरव्यू हुआ कि कैसे रेस्पिरेशन होता है। और आज समझने वाला इतना ही है कि रेस्पिरेशन कुछ 3-4 चीज़ साइकिल्स का मिलकर बना हुआ है। एक आपका स्टेट चेंज साइकिल है जो आपका ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में। अगर वहाँ पर ऑक्सीजन है तो एसिटिल कोएंजाइम बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, आपका क्रेब्स साइकिल ऑपरेट करेगा, और इससे क्या मिलेगा, ATP, GTP, NADH2 और FADH2 मिलेगा। और आपके 2 एसिटिल कोएंजाइम के अंदर जो 2 कार्बन थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो पायरुवेट क्या हो जाएगा, उसका फर्मेंटेशन हो जाएगा या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। ठीक है, आपका ग्लाइकोलाइसिस कहाँ ऑपरेट होगा, साइटोप्लाज्म में, चाहे एनारोबिक हो चाहे एरोबिक हो। आपका क्रेब्स साइकिल कहाँ ऑपरेट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ये वाला जो रिएक्शन पायरुवेट टू एसिटिल कोएंजाइम, ये कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। अब यहाँ NADH2 और NADH2 FADH2 मिले हैं, इनसे जो आपका H आयंस या इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी वजह से आपके मेम्ब्रेन के बीच में, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में या पेरी मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर क्या है, आपका इलेक्ट्रोप्रोटीन ग्रेडियंट इकट्ठा होगा। इलेक्ट्रोप्रोटीन ग्रेडियंट इकट्ठा होने की उसकी एनर्जी को ATP सिंथेज एंजाइम यूटिलाइज करते हुए क्या बना देगा,
ATP बना देगा। तो ओवरऑल रेस्पिरेशन में ये समझने का है कि जो आपका जो भी प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को अपन किस काम में लेते हैं, ATP कन्वर्ट करने का। अब अपन ने वीडियो के स्टार्टिंग में एक छोटी सी बात की थी कि एक्चुअली में अब तक आपको समझ में आया होगा कि रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, मीन्स तोड़ रहा है किसी मॉलिक्यूल को। बट मैंने ऐसा कहा कि नहीं, ये कैटाबोलिक नहीं है। अगर एनर्जी कन्वर्जन की फॉर्म में देखें तो इट इज़ कैटाबोलिक, बट ये कैटाबोलिक नहीं होकर ये एम्फीबोलिक है। अब आप कह सकते हो कि एम्फीबोलिक कहाँ पर हुआ। एक्चुअली कि इसके अंदर कुछ इंटरमीडिएट्स होते हैं जो आपका यहाँ पर PGA, PGAR, ये आपके कुछ प्रोडक्ट सिंथेसाइज करने में काम करेंगे। यहाँ पर आपका ऑक्सिलोएसिटिक एसिड, सक्सिनिल कोएंजाइम, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, ये आपके क्या करेंगे, यहाँ पर भी कुछ कुछ आपके अमीनो एसिड्स बनेंगे, ठीक है, अमीनो एसिड्स। और यहाँ पर अमीनो एसिड्स के अलावा फैट का सिंथेसिस होगा, ग्लिसरॉल का सिंथेसिस होगा। यहाँ पर क्या होगा, आपका बहुत सारे आपके जो कैरोटिनॉइड्स हैं, आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, आपके अमीनो एसिड्स हैं, उनको सिंथेसाइज करने में यहाँ काम करो। ऑक्सिलोएसिटिक एसिड, सक्सिनिल कोएंजाइम A, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ये क्या करेंगे, आपके बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाने में काम करेंगे। ये आपके अमीनो एसिड्स बनाने में काम करेंगे, ये क्लोरोफिल कैरोटिनॉइड्स बनाने में काम करेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। आप ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्या कर रहे हैं, आपके अमीनो एसिड्स, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, ये सिंथेसिस भी हो रहा है। साथ साथ में ये हो रहा है, अगर आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो क्या हो रहा है, आपका जो अलग ग्लूकोज, एक्सेस जो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज क्या कर रहा है, एनर्जी भी सिंथेसिस काम कर रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ एनर्जी एज वेल एज आपके जो प्रोडक्ट जो रिक्वायरमेंट है, जो आपकी बॉडी को क्या कर रहे हैं, बिल्ड करने के या आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए नेसेसरी हैं, वो दोनों काम भी क्या हो रहे हैं, साथ साथ में हो रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ से समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन क्या है, एम्फीबोलिक प्रोसेस है, एक्सर्गोनिक है क्योंकि एनर्जी लिबरेट हो रहा है। साथ साथ में क्या है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है कि मतलब इनिशियली ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फर्दर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये तीनों चीज़ें मिलकर आपका ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होगा, ये वाला रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होगा, ये वाला रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होगा, क्रेब्स साइकिल कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपके माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे होगा, और अगर आपका प्रोकैरियोटिक सिस्टम है तो कहाँ पर होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर स्पेस पे। ये रेस्पिरेशन का जनरल ओवरव्यू हो गया। इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कोई भी आपको ऐसा लगे कि ये एडिशनल चीज़ और बताना चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ के, अब अपन स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे ये वाला वर्क करता है, कैसे ये स्टेप वर्क करता है, कैसे आगे। थैंक यू।